द न्यू ग्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों का जोहार करते हैं और आज हमारे साथ जो खास शख्सियत बातचीत में शामिल हो रहे हैं। आप लोगों को पता है कि सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में जो नवनियुक्त वाइस चांसलर कुलपति प्रोफेसर सोना झरिया मीन जो झारखंड से ताल्लुकात रखती हैं और जेएनयू में प्रोफेसर हैं, उनसे एक खास बातचीत है। मैम, सबसे पहले पूरे झारखंड के यूथ, स्टूडेंट और वहाँ के लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, जोहार, बहुत बहुत शुभकामना। सबको हुल जोहार और जय धर्म जय भीम सबको। मैम, सबसे पहले तो हम बहुत ये जानना चाहेंगे कि आपके जो जीवन का जो शिक्षा, और क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि जेएनयू में भी आप सोशल जस्टिस और तमाम मुद्दे को लेकर के आप बहुत एक्टिव रहे हैं। आप जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहीं, शिक्षक संघ के डीन भी रहीं आप। और हमको जहाँ तक याद है, जब ओबीसी रिजर्वेशन लागू हो रहा था, उस डीन कमेटी में आपने एक अहम भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस कैंपस में ओबीसी रिजर्वेशन लागू होने में। तो मैम, हम चाहेंगे खुद आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरे बारे अभी प्रिंट मीडिया और कई एक मीडिया की तरफ से तो व्यक्तिगत तौर पर तो बहुत बातें निकल गई हैं, मतलब और पब्लिक डोमेन में आ गई हैं। इसलिए स्पेसिफिक क्वेश्चन होता तो मैं स्पेसिफिक आंसर देती तो थोड़ा उत्तर दे पाती तो ज़्यादा आसानी होती। परंतु यही मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे बहुत कम छोटी उम्र में, 5 साल की उम्र में, जब मैं स्कूल जाने वाली थी, उस समय मेरे पिताजी ने मुझको कहा कि बुद्धि सबको मिली है और बराबर मिली है, इसलिए इस्तेमाल सबको बराबर करना चाहिए। 5 साल की छोटी लड़की के लिए, जिसको उस समय, क्योंकि मेरे पिताजी शिकागो से पीएचडी करके आए थे और उस समय मुझे हिंदी कम और अंग्रेज़ी ज़्यादा आती थी, और इसलिए जब मैं पहली कक्षा में गई तो मुझे भाषा की बहुत समस्या हुई। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता था कि क्लास में हो क्या रहा है। मुझे बहुत डंडे पड़े, सिर पर पड़ते थे उस समय, तो वो पढ़ते थे और मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता था। इसलिए पहली कक्षा बहुत ही स्ट्रगल का समय रहा मेरे लिए। परंतु इससे मुझे ये अनुभव हुआ है कि भाषा, और जो भाषा बच्चे जानते हैं, उसी भाषा में शिक्षा होने से कितनी प्रगति हो सकती है या वही कितना बाधक हो सकता है। तो परंतु ये जो एक मंत्र मेरे पिताजी ने बोला, उसका इस्तेमाल जीवन में समय समय पर बाद में हुआ। जब भी मैंने ये महसूस किया कि कोई मुझे एकेडमिकली मेरे क्रेडेंशियल को कम आंक रहा है, मेरे उसको निम्न दृष्टि से देख रहे हैं या उसको कम साबित करना चाहते हैं। और दूसरी एक भूमिका मेरे माता पिता ने हमें बढ़ाते के वक्त लिया कि जिस समाज से हम आते हैं, उस समाज में का भी विकास हमारे बराबर ना हो, तो एक अकेले व्यक्ति का विकास से कोई फ़ायदा नहीं। और ये हमारी आदिवासी संस्कृति है कि हम अपने परिवार या मेरे बच्चे, मतलब उतना हमारा परिवार की संरचना नहीं है, पूरा समाज या गांव, तो हम एक कलेक्टिव, हमारे संस्कृति में कलेक्टिव की आइडेंटिटी होती है, इंडिविजुअल की नहीं, व्यक्तिगत की नहीं। तो एक इस शिक्षा को मेरे माता पिता ने दिया कि हम अपने समाज से या अपने लोगों से, हमेशा मेरे पिताजी ने लोगों का शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि अब जहाँ हम जाते हैं, जहाँ जब बोल रहे हैं, तो हो सकता है झारखंड में खड़े होकर बोले और अपने लोग बोले, तो वहाँ मूल निवासी आदिवासी दोनों अपने लोग होते हैं, क्योंकि वही वहाँ के अबॉरिजिन्स हैं। ये शब्द हमारे देश में ग्रहण नहीं किया गया है अबॉरिजिन्स, पर अगर अबॉरिजिन्स बोला जाए तो आर्यों के साथ अनार्य की भाषा नहीं होनी चाहिए। अबॉरिजिन्स जो यहाँ के ओरिजिनल सेटलर्स हैं, जिनको मूल निवासी और आदिवासी माना जाता है। तो इसलिए ये जो सोशल सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता, इसको बहुत कम उम्र से मेरे माता पिता ने हमारे पोषण में उस बात को भी डाला, और इसलिए दूर दूर के रिश्तेदारों के भी रिश्ते हम लोगों को बतलाते थे और हम लोग जानते हैं। और इसलिए जब भी कहीं जाते हैं तो बस हमें अपने ही मिलते हैं।
ये मेरा बैकग्राउंड है और इसलिए सेंसिबिलिटी मुझे लगता है वही एक शिक्षा से मिली कि हमारी आइडेंटिटी कलेक्टिव की आइडेंटिटी है। और इसलिए जब आप कलेक्टिव को अपने से परे नहीं मानते तो लगता है कि अपने ही शरीर को तकलीफ हो रही है। और इसलिए जब भी सामाजिक न्याय को मैंने सामाजिक न्याय वाले कॉन्सेप्ट की तरह नहीं लिया, क्योंकि मैं सोशल साइंस की छात्रा नहीं रही हूँ, तो इसलिए मुझे सामाजिक न्याय वो एक कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, परंतु सामाजिक न्याय की से संबंधित जितनी बातें हैं वो लगा था मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर प्रहार है, क्योंकि सब मेरे हैं, मेरे अपने, या मैं उस कलेक्टिव का हिस्सा हूँ, इसलिए उस पूरे कलेक्टिव पर अगर प्रहार है तो उसको सहन कैसे किया जा सकता है। मैम, जैसे आपको भी पता है कि झारखंड की जो शैक्षणिक हालत है बहुत ही दूसरे राज्यों की तुलना में खराब है, कई सारे राज्यों की तुलना में। और उस झारखंड में भी जो खास करके जो संथाल परगना जो इलाका है, जहाँ पे सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय अवस्थित है, जहाँ पे आप आपकी नियुक्ति हुई है, उस यूनिवर्सिटी की शैक्षणिक हालत पिछले दिनों बहुत अच्छी नहीं रही है। एक समय था कि वहाँ 3 साल का BA 5 साल में पूरा होता था और सेशन लेट चलता था। अभी थोड़ा बहुत बेहतर भी हुआ है, लेकिन आपके लिए जो चुनौती है वहाँ पे, जो शैक्षणिक जो हालात सुधारना है, जो साइंस सब्जेक्ट की जो स्थिति है वहाँ पे, और कई सारे कॉलेजेस हैं, तो आपने कुछ सोचा होगा उसके बारे में, झारखंड के शिक्षा और खास करके सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय और वहाँ पर जो पिछड़े, दलित, आदिवासी और लड़कियां खास करके, उनको लेकर के आप किस तरह से सोचती हैं? देखिए, जब कहीं किसी संस्थान में शैक्षणिक वो जो सेशन का लेट होने के कई एक कारण हो सकते हैं, और इसलिए उन कारणों को सबसे पहले एड्रेस करना जरूरी होगा, क्योंकि उसको ऐसे ये एकदम ऐसे समस्याएं नहीं होती कि जिसका कोई समाधान नहीं है। तो इसलिए जो समस्या का है उसका समाधान करने की अगर इच्छा हो तो समाधान हो सकता है। ये तो पहली बात हुई सेशन से संबंधित। और अगर शिक्षा के स्तर को बोला जाए तो हो सकता है जो बात मैंने स्कूल की शिक्षा या प्राइमरी शिक्षा में भाषा के कारण जो गड़बड़ी होती है बच्चों के दिमाग में, हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है और उसके माध्यम से हमारे दूसरे झारखंड के दूसरे विश्वविद्यालयों के माध्यम से हम शिक्षा के को एक जो मदर टंग एजुकेशन का मॉडल है, अगर उसको हम कुछ कर सकें ताकि कॉलेज तक जब बच्चे आते हैं तो ऑलरेडी जो सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहते हैं उसके प्रति एक्साइटेड रहते हैं। एक्साइटेड स्टूडेंट्स को पढ़ाना टीचरों के लिए एक चैलेंज होना चाहिए। ये नहीं कि टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाने आए, नहीं, यहाँ चैलेंज स्टूडेंट्स दें टीचरों को कि आप क्या पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल किताब से पढ़ा दें, परंतु जब शिक्षा है, क्लास के अंदर की शिक्षा, सब्जेक्ट्स की शिक्षा, तो वो स्टूडेंट के लेवल के अनुसार टीचर को करना चाहिए। तो ये तो पढ़ाने तक की है। परंतु जब आपने कहा कि सेशंस लेट होना, वो तो प्रशासनिक बात है, उसको प्रशासनिक तरीके से उसका उन्मूलन करना पड़ेगा। मैम, जहाँ तक मुझे पता है कि JNU में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए डेप्रिवेशन पॉइंट्स जो मिलता है, और पिछले समय में जो कमेटी बनी थी कि उस डेप्रिवेशन पॉइंट्स में भी कैसे ग्रामीण क्षेत्र की SC ST OBC लड़कियों को ज़्यादा पॉइंट मिल पाए, वहाँ से बच्चे ज़्यादा आ पाए। संथाल परगना जैसे जगह में महिलाएं शिक्षा में पीछे हैं, और कॉलेज में भी आप देखेंगे तो एक तरह से बहुत नहीं उस तरह से महिलाओं के जो एडमिशन से लेकर के तमाम दिक्कतें हैं। तो क्या वहाँ पर हम लोग उम्मीद रखेंगे कि जो महिलाओं को ज़्यादा एडमिशन हो, शिक्षा में ज़्यादा भागीदारी हो, इस तरह की पॉलिसी पे आप क्या कुछ सोच पा रहे हैं? देखिए, शिक्षा में और कॉलेजों में या स्कूल में लड़कियों की संख्या कम होने के कई और भी कारण है। सामाजिक कारण, आर्थिक कारण के बावजूद एक और कारण है, क्या ये जगह, ये स्पेसेस लड़कियों के लिए सुरक्षित हैं कि नहीं, सेफ स्पेस हैं कि नहीं। अगर कॉलेज लड़कियों के लिए सेफ स्पेस हो तो लड़कियां स्कूल की हर उस कठिनाई को सहन करके कॉलेज तक आना चाहेंगी।
इसलिए एक सेफ स्पेस की बात मैं ज़रूर उठाना चाहूँगी, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने जेएनयू आने से पहले 3 कॉलेज में पढ़ाई की। एक तो कोएड कॉलेज था, और हमेशा मैंने, वैसे भी हम लोग जहाँ जहाँ से रहकर आए हैं, और आप लोग मर्द यहाँ बैठे हैं, परंतु फिर भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि ईव टीजिंग इतना हमारे गेट के बाहर जैसा है, अंदर तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए जुलाई 1986 में जब मैं इस कैंपस में कदम रखी और मैं चल रही थी और ईव टीजिंग नहीं हुआ तो मुझे शॉक हुआ। तो इस तरह का सेफ स्पेस अगर कॉलेज बन जाए, इस तरह की सेफ स्पेस लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए सेफ स्पेस यूनिवर्सिटी बन जाए, और धीरे धीरे वो नीचे भी स्कूल भी बन जाए, सेफ स्पेस हो जाए, तो माता पिता भी लड़कियों को उतना ही पढ़ाना चाहेंगी जितना लड़कों को। मेरे ख्याल से ये शिक्षा की जगह है, स्कूल और कॉलेज लड़कियों के लिए सेफ स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, और इसका अनुभव मैंने जेएनयू में किया है, और इसके लिए जितना भी हो सका है हम लोग उस मुहिम में रखे हैं। परंतु एक और बात आपने कहा डेप्रिवेशन पॉइंट का, तो इसके लिए हमें देखना होगा कि और क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि जेएनयू, देखिए ये बोल देना कि जेएनयू बहुत अच्छा है, ये शायद कुछ ज़्यादा ही होगा, परंतु उसकी अपनी खामियां भी हैं। पर एक चीज़ जो जेएनयू का एडमिशन पॉलिसी है वो वाकई में क्रांतिकारी एडमिशन पॉलिसी था, और इसलिए इस तरह के इनोवेटिव आइडिया जो उस क्षेत्र के लिए लागू हो सकते हैं, क्योंकि ये भी बात हो जाएगी अगर ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, और अगर बाहर के बच्चे आएँ या संथाल परगना के बाहर के बच्चे आएँ तो हम उनको और इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर के बच्चों को क्या हम बराबर डिप्रिविएशन पॉइंट दें, तो ये तरह तरह की बातें आएंगी। तो इसलिए इस पर हम थोड़ा सा होमवर्क करेंगे, और कोई ना कोई नीति तो लानी पड़ेगी सेफ स्पेस के अलावे। जी मैम, संथाल परगना एक आदिवासी बहुल इलाका है, वहाँ पे संथाल जनजाति और पहाड़िया भी है, और आंदोलन की धरती रही है। 1855 में सिदो कान्हू का आंदोलन, 1760 के आसपास में तिलका मांझी का आंदोलन, पहाड़िया आंदोलन रहा है, और सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की भी जो स्थापना हुई है ये पहले तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का हिस्सा था। और एक लंबे समय के आंदोलन के बाद 92 में इसकी स्थापना। तो एक जो उम्मीद वहाँ के जो आदिवासी छात्र, आदिवासी जनता और वहाँ के जो मूलवासी अत्यंत पिछड़ी दलित जातियाँ हैं, आप जो हम लोगों ने जहाँ तक जानते हैं कि उस तरह से खास करके विश्वविद्यालय में टीचिंग पोस्ट से लेकर के स्टूडेंट और तमाम चीज़ों में जो सामाजिक न्याय की जो बात जिसको हम लोग बोलते हैं, और ख़ास करके आदिवासी के बीच में जो शिक्षा का मामला है, तो क्या उसको लेकर के आपके जो नीति रहेंगी उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं क्या? जब मैं अपने आवेदन को भर रही थी तो विज़न हमें लिखना था यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्या विज़न, तो मेरे दिमाग में पहले से ही रहा है। और ये मैंने सोचा, जैसे यहाँ जेएनयू में नॉर्थ ईस्ट स्टडीज़ सेंटर है, जामिया में भी नॉर्थ ईस्ट स्टडीज़ सेंटर, इन सभी स्पेशल सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टडीज़ ऐसे उसमें से क्या लेकर आते हैं, वहाँ के कल्चर के अंदर जो सेलियंट फीचर्स हैं जिसको लोग जानते नहीं, और उन संस्कृतियों को, उन समाजों को पिछड़ा बोल देते हैं, जबकि बाद में निकल के आता है कि नहीं, वो बहुत ही उन्नत ट्रेडिशंस या नॉलेज रहा है। तो एक तो ये है कि उसके द्वारा मेरी कोशिश रहेगी कि एक स्पेशल सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज़ हो वहाँ। और जब मैं इसलिए इस बात को बोल रही हूँ आपके सवाल के प्रत्युत्तर में, अगर आप बोलेंगे कि संथाली कल्चर के लिए अगर मुझे चाहिए रिसर्चर, तो चाहे उनकी ये शैक्षणिक योग्यता हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम के अनुसार वो पीएचडी ना हो, परंतु उनको सब कुछ आता है, तो वो एक रिसोर्स पर्सन हमें बनाना होगा। ऐसे लोगों को, उनकी हो सकता है शैक्षणिक योग्यता नहीं है, परंतु उनको सब कुछ आता है अपने ट्रेडिशन के बारे में। जो भाषा में, अभी मैं बोलूँ कि जब भाषा में वही पारंगत होंगे संथाली भाषा में, जो शायद हिंदी और अंग्रेजी को उससे ही उतनी ही फर्राटे से नहीं बोलते हैं,
तो ऐसे लोगों को हमें हो सकता है इस स्पेशल सेंटर के तहत एक स्पेस मिलेगा उन लोगों को स्पेशल रिसोर्स पर्सन की तरह अकोमोडेट करने के लिए, और होते होते हम उसमें से कुछ ऐसी बातों को निकाल पाएंगे। और मेरा ये मानना है कि, और मैंने कहीं स्टेटमेंट भी दिया है कि कोई इंस्टीट्यूशन जहाँ भी स्थित होता है उसके इर्द गिर्द के पॉपुलेशन के प्रति अकाउंटेबल है। और अगर इंस्टीट्यूशन अपने इर्द गिर्द के पॉपुलेशन, जैसे अभी संथाल समाज उसके प्रति अकाउंटेबिलिटी में ज़ीरो आ जाए, तब तो इस यूनिवर्सिटी को वहाँ रहना ही नहीं चाहिए। तो उस एंगल से या उस सोच से मेरी कोशिश रहेगी कि हम देखें कि कैसे एक तो वहाँ लोकल एक्सपर्टीज़, जिसको ट्रेडिशनली कहने का मतलब जो हम अभी यूनिवर्सिटी सिस्टम्स में और हायर एजुकेशन के ट्रेडिशनली जो डिपार्टमेंट के नाम पर कंपार्टमेंटलाइज किया हुआ है ना उससे अगर हट के भी कुछ ऐसी अच्छी बातें निकल के आती हैं जिसको साइंटिफिक टेम्पर और रिसर्च के रिगर के साथ प्रेजेंट किया जा सके और जस्टिफाई किया जा सके, और फिर लोकल एक्सपर्टीज़ जहाँ जिनके लिए एक स्थान होता है उसको तो टोटली उसको इग्नोर करना तो अच्छी बात नहीं होती। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम सामाजिक न्याय के साथ के अनुपालन के साथ इस विश्वविद्यालय में मेरे 3 साल का केवल जो टर्म है उसको मैं कैसे निर्वाह कर पाऊँ। जो भी लोग इस फेसबुक लाइव देख रहे हैं और आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख सकते हैं और हम लोगों को मिल जाएगा और वो सवाल हम मैम से पूछ लेंगे। अब मैम, आपने भाषा संस्कृति की बात की। रांची विश्वविद्यालय में आदिवासी क्षेत्रीय भाषा विभाग है और संथाल परगना में खास करके संथाल कम्युनिटी संथाली बोलते हैं। पहाड़िया की अपनी भाषा है मालतो, और मालतो की पढ़ाई अभी कहीं नहीं होती है। और जो क्षेत्रीय भाषा है वो खोरठा और एक कुछ हिस्सों में अंगिका बोली जाती है। और इस तरह से इन भाषाओं को लेकर के विश्वविद्यालय में संथाली भाषा अकादमी है, लेकिन बाकी और भाषाओं को लेकर के नहीं है। आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है, जो संस्कृति और उसी से चीज़ें डेवलप होती हैं आगे, तो क्या इस तरह की जो भाषा विभाग है जैसे रांची विश्वविद्यालय में स्थापना की गई, तो क्या सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में हम लोग अपेक्षा रख सकते हैं कि संथाली, मालतो, खोरठा और जो अंगिका बोली जाती है कुछ हिस्सों में इन भाषाओं के विकास के लिए कुछ डिपार्टमेंट या विभाग बन पाए? मैं सोचती हूँ आपका सवाल बहुत ही सटीक है। मैं मेरे अभी पिछले सवाल के जवाब में शायद इस बात को भूल गई थी, माफ़ कीजिएगा, कि वहाँ संथाली भाषा का भी डिपार्टमेंट है। तो वही कंपार्टमेंटलाइजेशन के तहत संथाली भाषा को केवल संथाली भाषा का डिपार्टमेंट बना दिया गया, जबकि उसको संथाली भाषा और संस्कृति का डिपार्टमेंट होता तो और थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव होता, और या तो फिर संथाल परगना के रीजन का सेंटर होता तो वो और दूसरी भाषाओं को भी अकोमोडेट करने या फिर कल्चर के तहत दूसरी भाषाओं को भी सम्मिलित करने का स्कोप बनता। तो ये एक प्रयास तो होना ही चाहिए कि लोकल जो नॉलेज है और लोकल जो हाँ वो एकदम नॉलेज बैंक है, और उस सिस्टम को, ट्रेडिशनल सिस्टम्स से अगर यूनिवर्सिटी प्रभावित ना हो, केवल साइंस ही पढ़ाए, तो फिर उस यूनिवर्सिटी को हम कैसे रेलेवेंट बोलेंगे। तो इसलिए हर विश्वविद्यालय या हर इंस्टीट्यूशन को अपना रेलेवेंस तभी होता है जब उसके लोकेलिटी में जो ज्ञान का भंडार पड़ा है उसको सम्मिलित कर सकें, अपने साथ उसको ले सकें। तो इसलिए प्रयास रहेगा कि अभी तो मैं वहाँ तक पहुँची नहीं हूँ, मैं केवल वहाँ दुमका से आना जाना हुआ है, संथाल परगना से उतना ताल्लुकात मेरा नहीं रहा हुआ है, और शायद मुझे इसलिए मौका मिला है। और इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी चयन समिति और हमारे चांसलर कम गवर्नर महोदया को कि उन्होंने एक विश्वास मेरे नाम पे डाला है। तो हो सकता है बहुत नहीं तो कुछ एक्सपेक्टेशंस में मैं खरी उतरने की कोशिश करूँगी।
एक सवाल था मैम कि जब हम लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो पूरे संथाल परिणाम में जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज और उसमें भी मुसलमान जी की आबादी भी ठीक ठाक है, एक अच्छी खासी आबादी है 6 जिला में मिला करके। और माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट भी हैं, मिलत कॉलेज परसा है। लेकिन फिर भी आप जो माइनॉरिटीज का शिक्षा के प्रति या फिर जो शैक्षणिक संस्थानों में जो उनके लिए जगह होनी चाहिए या उनके लिए अब क्या दिक्कतें हो रही है, जो मेन स्ट्रीम है, या उनके लिए अलग से कुछ विशेष प्रावधान हो सकता है क्या? जैसे मिलत कॉलेज परसा की स्थिति को देखे जाने की भी ज़रूरत है, SRT कॉलेज दमड़ी है, या फिर अन्य कॉलेज में उर्दू डिपार्टमेंट या फारसी डिपार्टमेंट, जिसमें से हमारा जो पूरे भारत का जो मिडिएवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत है फारसी भाषा में, और ये जो मध्यकालीन इतिहास है वो संथाल परना से भी रिलेटेड है, जो साहिबगंज राजमहल का जो इलाका है। तो इसके ये उर्दू, फारसी, अरबी और खास करके माइनॉरिटीज़ बच्चे, मुसलमान बच्चों के लिए भी क्या आप कुछ इस तरह से प्लानिंग सोच पाए हैं? अभी तो मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं कंप्यूटर साइंस में और मेरा डेटा साइंस रिसर्च का एरिया है, इसलिए जब डेटा सामने आता है तो बहुत सी चीज़ें उसमें से निकल के आती हैं। तो इसलिए एक तो डेटा, और दूसरी कि कहाँ कमी बेशी है, क्यों सभी कॉलेजेस एक ही बराबर में नेक टू नेक कॉम्पिटिटिव स्पर्धा के माहौल में हैं कि नहीं है, वो सब कुछ आंकने के बाद बहुत सी चीज़ों के लिए इनिशिएटिव लिया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन जो लोग सुन रहे हैं उनकी तरफ से भी आ रहा है, जैसे कि एक क्वेश्चन आया कि वहाँ 20 साल से शिक्षकों का प्रमोशन नहीं हुआ है। अभी ये तथ्यात्मक कितना सही है ये मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बहुत से घंटी आधारित शिक्षक हैं, उनके मानदेय भुगतान सम्मानजनक नहीं है। घंटी आधारित मतलब 1 घंटी 2 घंटे, जो जिसको हम लोग गेस्ट टीचर बोलते हैं। तो इस तरह से शिक्षकों की भी समस्या, और आप यहाँ पे शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी रही हैं, अध्यक्षा रही हैं। तो शिक्षक संघ के शिक्षक राजनीति करते हुए आप अब प्रशासनिक पद में हैं, तो ये रिश्ता और ये जो दिक्कतें हैं शिक्षकों का, और ख़ास करके जो पिछड़े बैकग्राउंड से, जो मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से जो शिक्षक आ पाते हैं या फिर उनकी बहाली नहीं हो पाती है, सीटें फुलफिल नहीं हो पाना, इसको इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें तो। नहीं, अगर समस्या है तो उसका समाधान तो करना पड़ेगा, और शिक्षक की समस्या का समाधान ना हो तो शिक्षक पढ़ाएंगे कैसे? तो इसलिए तो अगर समस्या है उसके मूल में जाकर और तथ्यों के आधार पर उसका समाधान तो शिक्षकों के लिए तो बिल्कुल समस्या कम से कम होना चाहिए, और समस्या होनी ही नहीं चाहिए बल्कि, क्योंकि अगर माहौल ना हो शिक्षकों के लिए कि हम पढ़ाएं तो फिर पढ़ाई कैसे होगी? और जैसे मैं पहले भी बोलती आई, JNU में कभी एक बार बोलती रही हूँ कि लिटरेसी हैपन्स इनसाइड द क्लासरूम, एजुकेशन आउटसाइड। तो साक्षरता केवल क्लासरूम के अंदर होती है और शिक्षा बाहर। तो फिर भी पर साक्षरता भी तो होनी चाहिए, शिक्षकों के लिए इतना मोटिवेशन भी तो हो कि वो साक्षरता में इन्वॉल्व हो अपने विषयों में, और हो सकता है इतने मोटिवेटेड हो कि बाहर में बाकी दूसरी चीज़ों पर वाद हम लोग जैसे JNU में होता है। यहाँ तो यूनिवर्सिटी में जितने पीरियड क्लासेस होती हैं वहाँ तक तो शिक्षा सीमित नहीं है, शिक्षा असल में बाहर होती है, ढाबे इत्यादि में होते हैं। क्यों? आप लोग इसके विटनेस हैं, आप लोग इसके साक्षी हैं। तो ये एकदम ऐसे में तो अब हम लोग एक जगह की छवि को दूसरी जगह प्लांट नहीं कर सकते, परंतु हाँ, शिक्षकों के लिए बिल्कुल समस्या अगर है तो उसके भी कोई कारण होंगे, तो उन कारणों को देखते हुए उनका निराकरण करना आवश्यक होगा। एक सवाल जो लोग सुन रहे हैं उनके तरफ से ही है कि जो माइनॉरिटी जो लड़कियां हैं, खास करके मुस्लिम लड़कियां हैं, उनकी इनरोलमेंट को लेकर के, तो हमको लगता है इस पर आपने पहले बात रख दी है कि लड़कियों के लिए जो सुरक्षा और जो भी है उस पर, तो हमको लगता है ये सवाल हो चुका है। मैम, ये तमाम चीज़ें होने के बाद भी जो एक महत्वपूर्ण सवाल खास करके झारखंड के सारे विश्वविद्यालय में है, हम लोग JNU से हैं और जानते हैं जिस तरह से जो कैंपस डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, छात्र संघ का चुनाव, शिक्षक संघ का चुनाव, कर्मचारी संघ का चुनाव, तो झारखंड में सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव बहुत ही इरेगुलर तरीके से, कभी 1 साल में, कभी 3 साल में, इस तरह से होता है।
अभी भी क्या वर्तमान स्थिति है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या कई जगह पे हमने देखा है कि नए वाइस चांसलर जाते ही छात्र संघों पे चुनावों में पाबंदियां लगाने की कोशिशें होती रही हैं देश में कई जगहों पर। और एक सेक्शन का मानना है कि छात्र संघ और छात्र राजनीति से एकेडमिक्स खराब होता है, शिक्षा का जो स्तर है वो नीचे जाता है। आप जेएनयू से आ रही हैं और जहाँ पे एक शिक्षक राजनीति, छात्र राजनीति, कर्मचारी राजनीति होता रहा है, तो कैंपस डेमोक्रेसी और जो वहाँ छात्र संघ चुनाव है उनको लेकर के आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं वहाँ के छात्रों से, छात्र नेताओं से, शिक्षक नेताओं से? उस पर आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और आप अपने तरफ से लोकतंत्र को ज़्यादा मजबूत करने के लिए, ज़्यादा हेल्दी करने के लिए और सबके लिए एक्सेसिबल हो, उसके लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो सब संघ है ना, जैसे छात्र संघ, कर्मचारी संघ, शिक्षक संघ, ये संघ बहुत ज़रूरी है किसी भी जगह के लिए, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए विशेष करके, क्योंकि ये एक जब संघ का चुनाव होता है तो ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाते हैं दोनों तरफ के लोगों के लिए। तो इसलिए जब संघ एक जब वो फेस बन जाते हैं, चेहरा बन जाते हैं कुछ समय के लिए, और इसीलिए, और ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि संघ के द्वारा जो पूरे ग्रुप का, पूरे समूह का जो वाकई में सही और इम्पोर्टेंट और मतलब प्रायोरिटी वाली बातें हैं, जो वो समझते हैं, क्योंकि टीचर होकर हम स्टूडेंट की बात को हम जो सोच लेंगे तो हम तो अपने समय की बात को सोचेंगे ना, पर आज के स्टूडेंट क्या हमें बोलना चाहते हैं, वो आपस में जब चीज़ों को मंथन करके प्रेजेंट करेंगे संघ के बतौर, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि बातों को सही तरीके से रखना, पहली बात। दूसरा है कि ये डायलॉग का एक प्लेटफॉर्म बनाता है, और हर बात डायलॉग इसके द्वारा अगर समझाई जाए तो वो बहुत हेल्दी होता है। तीसरी बात कि इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जो भी संघ हैं कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो डेमोक्रेटिक राइट्स का एक्सरसाइज करते हुए चीज़ों को प्रस्तुत करें। तो मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, मेरा कोई ट्रेड यूनियन बैकग्राउंड नहीं है परंतु चूंकि मैं डेमोक्रेटिक कल्चर से आती हूँ ना, आदिवासी कल्चर बहुत डेमोक्रेटिक कल्चर, चूंकि मैं डेमोक्रेटिक कल्चर से आती हूँ, तो इसलिए मैं सोचती हूँ ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं संघ, और उनका होना ज़रूरी है और होना चाहिए, और उनका सही इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि जो चुने हुए हैं वो बहुत उत्तरदायित्व के साथ अपना रोल निभाएं। ताकि, और देखिए, इसमें ये भिड़ंत की बात नहीं है, इसमें एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस की बात है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है, परंतु एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की बात है। जिस चीज़ को हम नहीं परसीव कर सकते, आप मुझे दिखा रहे हैं, और जिसको हम अगर मैं सोचती हूँ कुछ अच्छा है पर आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा हम डायलॉग के द्वारा समझाते एक दूसरे को समझ सकें। तो ये तीन बातें हैं जिसके कारण मैं सोचती हूँ कि संघों का होना बहुत आवश्यक है, और डेफिनेटली भिड़ंत के लिए नहीं परंतु कॉम्प्लीमेंटेशन के लिए। और एक क्वेश्चन, एक्चुअली जो लोग देख रहे हैं उनको पता है कि आप कंप्यूटर साइंस स्कूल से हैं, तो एक क्वेश्चन आ रहा है कि संथाल परना में कंप्यूटर शिक्षा की काफ़ी कमी है, और कंप्यूटर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी के लेवल से क्या करेंगे? ये जो लोग देख रहे हैं उनकी तरफ ये सवाल है। जहाँ तक मेरा ज्ञान है, हो सकता है मैं भूल रही हूँ, पर वहाँ बीसीए की पढ़ाई तो होती है, और इसलिए बीसीए तक की तो बात ठीक है, परंतु मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बीसीए जिस तरह का करिकुलम अभी है, जैसे अगर मुझसे बोला जाए आप अब एक बच्चे को लेकर आए और बोलें कि इसका एडमिशन बीएससी में भी हुआ है, इसका बीसीए में भी हुआ है, तो आप क्या एडवाइस देती? मैं बोलूँगी बीएससी में लो। क्यों? कंप्यूटर साइंस की शिक्षा अंडरग्रेड के लेवल में जब दी जा रही है तो बहुत, मतलब वो इतना बहुत सुंदर उसका सिलेबस नहीं है, उसमें बच्चा ना तो बीएससी मैथमेटिक्स काफ़ी कर पाता है, फिज़िक्स, और ना तो कंप्यूटर साइंस ठीक से पढ़ पाते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है या तो उसको
बीएससी कंप्यूटर साइंस बोला जाए, जिसमें साइंस के दूसरे एंसिलरी सब्जेक्ट के साथ कंप्यूटर साइंस को और ज़्यादा संगठित करके बताया जाए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से हूँ कि किसी भी स्ट्रीम को जैसे कंप्यूटर साइंस में साइंस पढ़ाया जाए, उसका एप्लीकेशन नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन बदलते जाएंगे, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट बदलता है, 3 महीने से ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं रहता। तो इसीलिए बीएससी कंप्यूटर साइंस पढ़ाने से बच्चों को हम तैयार कर सकते, बच्चे नहीं, स्टूडेंट्स को हम तैयार कर सकते हैं कि जब टेक्नोलॉजी बदल रहा है तो उसके प्रति अडेप्टेबल हो सके। तो ये मैं अभी नहीं बोल रही हूँ कि हम बीसीए ख़त्म करके बीएससी कंप्यूटर साइंस करेंगे, पर नहीं, हो सकता है वहाँ गुंजाइश ये होगी कि उसके सिलेबस को किस तरह से रिवाइज किया जा सके, और एप्लीकेशन ओरिएंटेशन के बदले साइंस ओरिएंटेशन हो, क्योंकि एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं, पर केवल डेवलपमेंट की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात है, जो सब लोग नहीं कर सकते और सब लोग रिसर्च भी नहीं कर सकते। तो देखना पड़ेगा, और 3 साल का टाइम काफ़ी होगा कि हम लोग कम से कम कंप्यूटर साइंस के सिलेबस, कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट, उनमें तो मैं व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व हो सकती हूँ। दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए दूसरे एक्सपर्ट्स को बुलाने की आवश्यकता पड़ सकती है, पर जी हाँ, इसको हम देखेंगे कि कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। और तो इसीलिए केवल बीसीए के लेवल में थोड़ा सा मास्टर्स भी हम हो सकता है एमएससी कंप्यूटर साइंस कर लें, और उसके बाद रिसर्च की ओपनिंग के लिए, मतलब 3 साल में तो सब कुछ नहीं हो पाएगा, पर इस कगार तक लेकर आएँ कि वहाँ आगे रिसर्च के भी काम हो सकें। और मैंने किसी अखबार से कहा था कि हम इंटरडिसिप्लिनरी काम सब करें, तो उस समय देखा जाएगा कि एप्लीकेशन की आवश्यकता बायोटेक, अगर बॉटनी डिपार्टमेंट को है तो उनके साथ काम किया जाए। रिसर्च को लेकर के आप मैम बात रख रही हैं, और हम सब लोगों को पता है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी है पूरे देश में, जो रिसर्च का जो क्षेत्र है वो बहुत ही खस्ते हाल से गुजर रहा है, और सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका भी ये अछूता नहीं है। रिसर्च की हालत बहुत अच्छी नहीं है, झारखंड के अन्य यूनिवर्सिटी में भी अच्छी हालत नहीं है। बीए में तक तो ठीक है, लेकिन रिसर्च को लेकर के आपने पहले भी किसी इंटरव्यू में आपने बोली हैं कि रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जैसे वहाँ की हिस्ट्री, झारखंड का जो इतिहास है वो एक अधूरा इतिहास है, जो खास करके मेन स्ट्रीम हिस्ट्री राइटर्स ने जो लिखा है। तो रिसर्च का बहुत स्कोप है। रिसर्च को लेकर के हम आप किस तरह से वहाँ को कैसे वहाँ पर डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि अच्छे टीचर्स की ज़रूरत होगी, रिसर्च कराने के लिए प्रोफेसर्स की ज़रूरत होगी, उसको लेकर के आप थोड़ा सा विस्तार से रखें तो। रिसर्च को लेकर 2 बातें हैं। कहीं भी रिसर्च क्यों हो पाता है और क्यों नहीं हो पाता है। रिसर्च केवल टीचर की सैलरी से रिसर्च हो जाएगा ये नहीं, क्योंकि रिसर्च के लिए बहुत से दूसरे काम, आप लोग सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जिसके लिए डेटा कलेक्शन, सर्वे करना, फील्ड वर्क करना, वो सब बहुत ही अत्यावश्यक है। साइंस के लिए लैब्स होते हैं, कम से कम कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के रिसर्चर को। तो मतलब इसमें फंड्स की आवश्यकता होती है, रिसर्च के लिए फंडिंग की आवश्यकता होती है। और ये हमारे देश की एक विडंबना है कि हम चाहते तो हैं दूसरे देशों के बराबर हमारे देश के इंस्टीट्यूशन से भी आउटपुट मिले। 1.3 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारे पास रिसर्च को फंड करने के लिए इस तरह से प्रावधान ही नहीं बना। अभी भी अगर डीएसटी में आप केवल साइंस रिसर्च के लिए जाएं, डीएसटी बोल देगा हमारे पास पैसे नहीं है। सीएसआईआर बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी हालत में रिसर्च पर कैसे ध्यान दिया जाए, ये एक बहुत सोचनीय बात तो है, परंतु ऐसी भी बात नहीं है कि सभी रिसर्च के लिए बहुत पैसा चाहिए। कुछ रिसर्च के लिए थोड़े कम पैसे से भी हो सकता है। तो इसके लिए मेरी टीचर, वहाँ के शिक्षकों से बातचीत मुझे करना होगा। सबको इसके लिए एक माहौल बनाने के लिए जो वाइस चांसलर की ओर से जो होना चाहिए उसको मैं करने के लिए कोशिश करूँगी, बशर्ते
टीचर्स भी रिसर्च करने के लिए उत्सुक हों, फैकल्टी को भी वहाँ रिसर्च करने के लिए उत्सुकता होनी चाहिए। क्योंकि आप लोग जो JNU में आ गए हैं, जब रिसर्च का चस्का एक बार लग जाता है, जैसे मैं अभी कुछ समय पहले बोल रही थी, मैं पढ़ाना है तो बहुत मिस करूँगी पर रिसर्च तो छोड़ूंगी नहीं। मेरे रिसर्च स्टूडेंट्स जो यहाँ छूट जाएंगे उनके साथ तो मेरा डेली संपर्क रहेगा। टेक्नोलॉजी इतना एडवांसमेंट हो चुका है, तो इसलिए रिसर्च के लिए एक चस्का भी होना चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए। तो अगर टीचर वहाँ के फैकल्टी की इच्छा है तब तो फिर हम 2 और 2 4 मिला लेंगे, और उसके लिए उपाय निकालना पड़ेगा। और अगर इस तरह से एक तरफ कम और एक तरफ बेशी का माहौल है तो उसके लिए हमें अब देखना होगा। सभी डिपार्टमेंट में एक ही समान ये हो जाए ये भी नहीं हो सकता, तो उसको थोड़ा सा असेस करके कौन से डिपार्टमेंट्स में पोटेंशियल है और वहाँ टीचर्स, और जैसे आपने कहा कि अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे और बुरे नहीं होते हैं उसी तरह स्टूडेंट्स होते हैं, अच्छे और बुरे नहीं होते। तो इसलिए जहाँ जैसे रिसर्च करने के लिए अभी तो UGC का ये क्राइटेरिया है कि MPhil में एडमिशन के पहले भी रिसर्च मेथडोलॉजी पर ये उनका ज्ञान होना चाहिए, जबकि रिसर्च प्रोग्राम में आए नहीं, पहले से रिसर्च मेथडोलॉजी जानना है। तो अगर इसी क्राइटेरिया से लोग आएंगे तो रिसर्च मेथडोलॉजी जानेंगे, परंतु अगर नहीं जानते तो रिसर्च मेथडोलॉजी से संबंधित हमें कुछ चर्चाएं, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप ये सब भी करना होगा, ताकि रिसर्च में झुकाव आए। टीचर्स को अपने अपने सब्जेक्ट के जो हो सकता है अपने BSc, MSc, BA, MA पढ़ते समय जो सवाल आए थे उन्हीं पे थोड़े छोटे छोटे रिसर्च करना शुरू करें, और शुरुआत कहीं से भी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। अच्छे टीचर इस सेंस में बोले थे कि वहाँ पे अधिकतर अंडर ग्रेजुएट कॉलेज हैं, तो इसलिए वो रिसर्च के सेंस में हमने पढ़ा था। खैर एक परंतु इस संबंध में भी हाँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी रिसर्च हो सकता है। छोटे छोटे जो छुट्टियां होती हैं ना, उस समय बच्चे अपने लेवल का छोटे छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो और रिसर्च प्रोजेक्ट अगर बच्चे करेंगे तो वो तो टीचर करवाएंगे। तो हम लोग उम्मीद भी करेंगे कि सोच होनी है। हम लोग उम्मीद भी करेंगे दुमका में इस तरह का प्रोग्राम हो तो ज़्यादा बेहतर भी होगा। एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो दर्शक देख रहे हैं, काफ़ी सारे दर्शक देख रहे हैं आपको, कॉलेजेस में हॉस्टल तो हैं लेकिन उसके उचित रख रखाव नहीं रहने की वजह से उनकी उपयोगिता नहीं है, स्टूडेंट नहीं रहते हैं। मैडम से हम लोगों का उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें कुछ कार्य होंगे। उस पर वहाँ पहुँच के ही देखना होगा कि कैसे किया जाए, क्योंकि अगर रहने की आवास की व्यवस्था स्टूडेंट्स के लिए नहीं है तो फिर तो ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका बाकायदा ये वेस्टेज है, परंतु वो नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन आ रहा है कि विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार पर, कि ये मुझे भी नहीं मालूम है और आपको भी नहीं मालूम है, और जो स्टूडेंट है वहाँ के उन्होंने लिखा है कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। तो मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकता हूँ, अगर आप कुछ मुझे भी बिल्कुल मुझे कोई ज्ञान नहीं है, परंतु भ्रष्टाचार तो हमारे देश को चौपट कर चुका है, और भ्रष्टाचार और मैं एक साथ नहीं चल सकते। कई सारे एफिलेटेड कॉलेज हैं जो जिसको वित्त पोषित बोलते हैं, मतलब वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, सरकार उनको अनुदान देती है और उनकी हालत बहुत खस्ता है, एक तो वित्त पोषित होने की भी वजह से। तो ऐसे कॉलेज और ऐसे कॉलेज के शिक्षक और छात्र को लेकर के मैंने क्या उस तरह से जो आपकी जो बॉडी होगी, पॉलिसी मेकिंग बॉडी होगी, उनमें तरजीह दिया जा सकता है क्या? जब मुझे 27 तारीख की शाम को नोटिफिकेशन जब मैंने देखा और मैंने देखा कि मेरा उसमें हो गया है, मुझे एक तो ये शौक था और दूसरा इमीडिएटली एक चिंता हो गई कि जब मुझे बताया जा रहा था, जैसे हमारे अभी तत्कालिक मुख्यमंत्री ने अपना आसन ग्रहण किया, उसी समय हम लोगों को सबको पता चल गया कि वो ट्रेजरी खाली है झारखंड सरकार की। मैंने कहा कि जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो ये विश्वविद्यालय का क्या होगा? तो इसलिए अब मुझे लगता है, परंतु ये उत्तरदायित्व
हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का होता है कि उसके लिए फंड कहीं से भी लाएं। तो ये एक मेरे लिए जैसे शॉक में हुई थी ये नोटिफिकेशन देखकर, और उसी समय से मुझे ये चिंता आगे हो गई है कि इतने बड़े विश्वविद्यालय को, जिसमें इतने सारे कॉलेजेस हैं, और मतलब उसको चलाने के लिए एक सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है फंड्स का, और तो वित्तीय समस्या, तो इसके लिए देखना पड़ेगा कि कहाँ से कैसे उपाय किया जा सके। और मुझे ये विश्वास है कि मुख्यमंत्री, हमारे गवर्नर और हमारे चांसलर महोदया के साथ मिलकर हम, और हमारे प्रदेश के बाहर जो हमारे केंद्रीय लेवल के जो और कुछ ऐसे फंडिंग एजेंसियां हैं, उनके द्वारा अगर कहीं से उपाय निकल सकते हैं, क्योंकि ये वाकई में मैं अर्नेस्टली, बहुत सिंसियरली मैं बोल रही हूँ कि मुझे सबसे पहले चिंता उसी की हो गई। ये नहीं कि मैं कैसे छुट्टी पाऊँ JNU से, परंतु हाँ। मैम, हमको लगता है कि काफ़ी समय हो गया है और आपका भी व्यस्तता है। आखिर में 2-3 सवाल और है और उसको हम लोग फिर इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। काफ़ी सारे लोग जो लोग जुड़े हैं और जो नहीं भी जुड़ पाए हैं, उन लोगों की आपसे बहुत आशा, बहुत उम्मीद है, खास करके संथाल परगना के लोगों को, संथाल परगना के स्टूडेंट को। काफ़ी सारे स्टूडेंट भी जुड़े इस फेसबुक लाइव में। महिला कॉलेज के भी बारे में लोग लिख रहे हैं, जिसमें आपने बोल चुका है, इसलिए मैं ये सवाल मैं रिपीट नहीं किया। मैम, आप यहाँ से जाएंगी, JNU में आप सामाजिक और एक तरह से राजनीतिक परिस्थितियों में गुजरी हैं, रहे हैं, सामाजिक न्याय से लेकर के तमाम प्रगतिशील महिलाओं के सवाल पे, लड़कियों के सवाल पे, SC ST OBC के सवाल पे, माइनॉरिटीज़ के सवाल पे, और अभी एक प्रशासनिक भूमिका आप निभाने जा रहे हैं। और ये जो 2 लाइफ है, दोनों के बीच जो तालमेल बिठाना है, और आप खुद आदिवासी भी हैं, आदिवासी महिला भी हैं, और वो आदिवासी बहुल इलाका भी है, तो लोग आपसे ज़्यादा उम्मीद के साथ देखेंगे, क्योंकि इनके पहले भी जो भी BC आए, गैर आदिवासी समाज से भी आए, आदिवासी समाज से भी आए, कुछ काम किए, कुछ नहीं किए, कुछ अधूरा रह गया। तो ये जो तालमेल है खुद के साथ, और शिक्षक भी हैं, आपने अभी कहा कि हमारे अंदर जो रिसर्च कर रहे हैं मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, तो ये सारी जिम्मेदारियां एक ज़्यादा एक चुनौती है। तो इस पे आप इसको कैसे देखते हैं? ये सवाल बस उसी तरह का है जो कि वही बोला जा रहा है कि पोस्ट कोविड नॉर्मलसी क्या होगा। तो इसलिए जिस बात को हम, जिस स्पेस को या जिस चित्र को हमने देखा नहीं है अभी तक, तो उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट कर सकना मैं नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैं कभी भी एडमिनिस्ट्रेटर के रोल में नहीं रही। तो इसलिए जब तक अगर मैं इसके पहले कहीं किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के रोल पर रहती, तो मैं बोल सकती अच्छा मेरे पिछले एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा। तो इसलिए ये मेरे लिए एक चैलेंज है जिसको मैं निभाने की कोशिश करूँगी, और मुझे आशा रहेगी कि वहाँ के जो प्रशासनिक तंत्र हैं और वहाँ के जो टीचर, कर्मचारी और स्टूडेंट यूनियन वगैरह हैं, एसोसिएशंस हैं, उन सब के साथ सहयोग के साथ प्रशासनिक चीज़ों को देखना पड़ेगा। और इसलिए जितनी उम्मीद मुझसे की जा रही है, जो कि स्वाभाविक है और होना भी चाहिए, उतनी ही उम्मीद मुझे भी वहाँ के सारे शिक्षकों और शिक्षक संघ, सभी स्टूडेंट्स और स्टूडेंट यूनियन, कर्मचारी और कर्मचारी एसोसिएशन, सबसे मेरी भी अपेक्षाएं हैं कि हम तालमेल के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल भ्रष्टाचार के लिए जगह नहीं। बहुत सारे सवालात आए, बहुत हम लोगों ने भी अपने तरफ से सवाल किया, और जो द न्यू ग्लासेस, जिसमें अजीत तिर्की जमशेदपुर से, दीपक रंजीत पूर्व JNU छात्र रहे हैं, वो भी अभी जमशेदपुर में रह रहे हैं, विकास कुमार है, मैं वीरेंद्र, और ये हम लोगों ने हम लोग की भी इच्छा रही है कि हम लोग खुद झारखंड से हैं, और हम लोग के लिए खुशी का भी बात है कि हम जिस संस्थान से पढ़ते हैं और हमारी ही जगह में हम
हमारे प्रोफेसर, हमारे शिक्षक वहाँ आते हैं तो हमारे जैसे लोगों का खास एक्सपेक्टेशन होता है। हमारे दिमाग में आने लगता है कि शायद एक दूसरा जेएनयू के तरह का, क्योंकि वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो अलग हैं, जेएनयू दिल्ली की परिस्थितियाँ अलग हैं, जेएनयू के तरह का एक तरह का चाहते हैं। तो ये सारे लोगों की उम्मीद है। और जाते जाते हम चाहेंगे कि जो वहाँ के छात्र हैं, जो छात्र नहीं भी हैं, जो वहाँ के लोग हैं जिनकी उम्मीद है कि विश्वविद्यालय अच्छा हो, उस एरिया में शिक्षा का माहौल अच्छा हो, हमारी बच्चियाँ पढ़ पाए, सुरक्षित घर आ पाएँ, तमाम चीज़ों को लेकर के आप एज ए वाइस चांसलर, एज ए नहीं, एज ए शिक्षक, एज ए वाइस चांसलर, एज ए गार्जियन, अभिभावक के तौर पर, एज ए कलीग, आपका इस लाइव में आखिर में आपकी तरफ से क्या संदेश है वहाँ के ऐसी दुकानों के लोग और संथाल परना के लोगों के लिए? शायद मैं वहाँ भी जो मेरा क्लीशे है उसी को मैं बोलना चाहूँगी कि क्लासरूम के अंदर हम साक्षरता या लिटरेसी करेंगे और क्लासरूम के बाहर शिक्षा। और इसके लिए जैसे मैंने वो शिक्षा का ये भी है कि अगर वो स्पेस सेफ स्पेस बन जाए, वही मेरे लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो काम करती हैं, वे कर्मचारी, महिला कर्मचारी, महिला शिक्षक, महिला और छात्राएं, उनके लिए भी एक सेफ स्पेस बन जाए, तो क्या वो जेएनयू का एक ये नहीं होगा, छवि नहीं होगा? पर वो जेएनयू का छवि नहीं है, ये एक उस उन्नत और प्रोग्रेसिव थॉट का एक प्रैक्टिकल मतलब उसका क्या बोलेंगे, हाँ ये है। तो इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि हम सब्जेक्ट्स की साक्षरता, विषयों की साक्षरता और एजुकेशन जो कि होलिस्टिक एजुकेशन की तरफ का हो। ये ना हो कि हम मैथमेटिक्स के टीचर सोशल जस्टिस से टोटली इनभिज्ञ रहें। और उसके साथ साथ अगर हमारे हिस्ट्री के टीचर्स को बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्च के लिए कोई रेस्पेक्ट ना हो, ऐसा नहीं। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि वहाँ साक्षरता भी हो और शिक्षा भी हो। बहुत अच्छा लगा और फिर से आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। हूल की धरती दुमका में आपका स्वागत है। बाबा तिलका मांझी की धरती में, सिदो कान्हू की धरती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम तमाम लोग, संथाल परना के लोग, झारखंड के लोग बहुत खुश हैं और सारे लोग अपनी खुशी जाहिर किया है इस फेसबुक के लाइव से। बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार।